Hello students, welcome to my YouTube channel जो particularly devoted है to the study of physics and mathematics जिसमें हम physics और mathematics के different topics को study करते हैं और इनके related जो problems है उनको भी हम solve करते हैं। तो चलिए लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन पर्टिकुलर जिसमें हमने फिर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट और इसके अलावा एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट और इन डिटेल में हमने पढ़ा और इन डिटेल में हमने पढ़ा था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हमने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनको स्टडी किया और इसके अलावा हमने ये भी स्टडी किया कि वहाँ पर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो चलिए आज का जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। मीन्स प्रैक्टिकल यूनिट्स का मतलब है कुछ ऐसे यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे जो यूनिट्स प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं इन डे टू डे लाइफ। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हम फिज़िकल वर्ल्ड और मेज़रमेंट पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम फिज़िकल वर्ल्ड और मेज़रमेंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स प्रैक्टिकल का मतलब है कुछ यूनिट्स जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं अ, या हम कह सकते हैं कि जो इन प्रैक्टिस होते हैं, इन प्रैक्टिस कॉमनली इस्तेमाल करते हैं इन बिज़नेसेस एंड इन इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो चलिए पहला जो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसके प्रैक्टिकल यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्टेंस, क्लियरली? तो डिस्टेंस के प्रैक्टिकल यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस के मतलब डिस्टेंस के प्रैक्टिकल यूनिट्स को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि हम देखेंगे मैक्रोकॉस्म। मैक्रोकॉस्म मेज़रमेंट में मैक्रोकॉस्म मेज़रमेंट में डिस्टेंस के क्या यूनिट्स होते हैं? किसमें? मैक्रोकॉस्म मेज़रमेंट में डिस्टेंस के क्या यूनिट्स होते हैं मीन्स बड़ी-बड़ी जब आती है डिस्टेंसेस की मेज़रमेंट करना जब हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस मेज़र करनी होती है, जब हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस मेज़र करनी होती है, तो उनमें हम कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, पहले हम ये देखेंगे। तो चलिए जो पहला प्रैक्टिकल यूनिट है फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसको हम थोड़ा रीड थ्रू करेंगे कि इन मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस वी यूज द फॉलोइंग 3 यूनिट्स। तो मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट में मींस जो लॉन्ग डिस्टेंस जो लंबी-लंबी डिस्टेंसेस की मेजरमेंट के लिए हम ये 3 यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं और वो क्या-क्या है? पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पहला ऐसा यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट है डिस्टेंस का जो हम इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और दूसरा जो यूनिट इसमें है वो आता है लाइट ईयर का। तो लाइट ईयर भी एक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। क्या? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हुआ होता है या करते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा है, वो है पैरालैक्टिक सेकंड। क्या है? पैरालैक्टिक सेकंड या इसको सिंपली पारसेक भी कहते हैं। पारसेक भी एक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम अभी मैक्रोकॉस्म मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो पहले हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है? तो हम जो ये यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको हम रीड थ्रू करेंगे। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो जिसका सिंबल है एयू, इसको आप मतलब इसको आपको याद रखना है कि एयू इसका सिंबल है। तो कहेंगे इट इज़ डिफाइन्ड। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन किया जाता है कैसे? कि ये डिस्टेंस है क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस का यूनिट है, तो ये खुद एक डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये एक डिस्टेंस है, कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन या हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस होती है ऑफ द सेंटर ऑफ द सन।
तो ये जो सन का जो सेंटर है उसकी डिस्टेंस होती है। कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सेंटर से सन कितनी दूरी पर है? सन का जो सेंटर है वो अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? उसी उसी जो डिस्टेंस है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। मीन्स उस डिस्टेंस को हमने कहा है कि इसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस बन जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एक मतलब हम थोड़ा-सा इसको पहले ऊपर ले आएँगे। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर ये हमारे पास सन है, क्या है? सन है और ये हमारे पास क्या है? अर्थ है। तो अर्थ के सेंटर से जो सन के सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को कहा गया है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। होप यू अंडरस्टैंड। तो इस डिस्टेंस को मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, इसको मेज़र किया गया है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। तो और ये डिस्टेंस मतलब निकल के आती है मतलब इसका जो वैल्यू आता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वो ये आता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो इसका वैल्यू क्या आता है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, या हम कह सकते हैं सिंपली अप्रॉक्सिमेट करके 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है? 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, या अप्रॉक्सिमेटली ये बराबर होता है 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ये आपको याद रखना है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है। होप यू अंडरस्टैंड कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सिंपली डिस्टेंस होती है ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसका वैल्यू कितना है, कितना आता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, या अप्रॉक्सिमेटली 1.5 into 10 to the power 11 मीटर के बराबर ये आता है। तो चलिए अब हम जो दूसरा जो दूसरा प्रैक्टिकल यूनिट है फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस उसको स्टडी करते हैं। तो वो क्या है? वो है लाइट ईयर। हो मुझे लगता है जो ये लाइट ईयर जो वर्ड है आपने ये सुना भी होगा, लाइट ईयर क्योंकि कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइट ईयर को हम समझेंगे कि लाइट ईयर होता क्या है दरअसल। एज़ द नेम सजेस्ट्स लाइट ईयर। तो चलिए हम पहले टेक्स्ट को स्टडी मतलब रीड थ्रू करते हैं। टेक्स्ट पहले पढ़ते हैं। 1 लाइट LIGHT लाइट ईयर किस तरीके से डिफाइन किया गया है? 1 लाइट ईयर is defined as a distance। लाइट ईयर चूंकि डिस्टेंस का यूनिट है तो इसलिए ये खुद भी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो लाइट ईयर दरअसल वो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है? जो लाइट ट्रैवल करती है। किसने ट्रैवल की? जो लाइट ने ट्रैवल की वैक्यूम में 1 साल में। कहने का मतलब सिंपली ये है कि जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगी इन 1 ईयर, वो पूरी लेंथ जो लेंथ की जो जो पाथ की जो लेंथ है, उस लेंथ को 1 लाइट ईयर कहा गया है। 1 लाइट ईयर कहा गया है। 1 लाइट ईयर, होप यू अंडरस्टूड दैट लाइट ईयर क्या होता है। इट इज सिंपली द लेंथ ऑफ द पाथ व्हिच इज ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। बट आपको याद रखना है कि वैक्यूम में, क्योंकि जो लाइट की जो स्पीड होती है, ये लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम होती है और दूसरे मीडियाज में ये वैक्यूम से कम होती है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है वैक्यूम में? वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर हम एग्ज़ैक्ट वैल्यू को लें, वेलोसिटी ऑफ लाइट आती है ल एग्ज़ैक्ट वैल्यू अगर लें, एग्ज़ैक्ट वैल्यू अगर हम लें लाइट का, वो आता है वेलोसिटी का, वो आता है 299, 792, 458 मीटर पर सेकंड। ये एग्ज़ैक्ट वैल्यू है ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। या हम एप्रोक्सिमेटली इसको लिख सकते हैं, ये 2.99 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड।
तो जो सारी हमारी कैलकुलेशन है उसमें अप्रॉक्सिमेटली 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर आता है। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सिमेट वैल्यू है। ये लाइट की स्पीड का अप्रॉक्सिमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है। लेकिन ये अप्रॉक्सिमेट वैल्यू मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये बहुत ही क्लोज होता है इस अप्रॉक्सिमेट वैल्यू के, इसीलिए इसको अप्रॉक्सिमेट वैल्यू कहा जाता है। तो हम सभी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इसी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, इसी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है, वो होती है 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। और इसके अलावा आप याद रखिए कि यूनिट्स क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है, एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ईयर एक एसआई यूनिट नहीं है, तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है पहले। तो 1 ईयर को हम लिखेंगे 365 डेज़ इसमें आते हैं। 1 दिन में 24 घंटे आते हैं, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 घंटे में फिर 60 मिनट्स आते हैं, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट में फिर 60 सेकंड्स आते हैं, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 ईयर में इतने सेकंड्स होते हैं, तो ये डेफ़िनेटली एसआई सिस्टम है। मतलब एसआई सिस्टम में ये एक यूनिट है सेकंड, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में। तो हमारे पास स्पीड भी है, हमारे पास टाइम भी है। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो, आपको याद रखना है कि जो स्पीड होती है, ये होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। इसका ये मतलब हुआ कि डिस्टेंस किसके बराबर आएगी? ये आती है स्पीड इनटू टाइम और वेलोसिटी इनटू टाइम इसको कहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 लाइट ईयर जो डिस्टेंस है, 1 लाइट ईयर ये डिस्टेंस है, किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये तो वेलोसिटी है लाइट की। इसके बाद ये आता है टाइम पीरियड टू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड्स। यहाँ से ये सेकंड और ये सेकंड जाएगा क्योंकि इसका पावर प्लस है, बेसिस सेम आएगी। पावर्स क्या होंगे ऐड होंगे, यहाँ पर -1 है, ये +1 है, ये इस तरीके से आएगा -1 +1 ये आएगा s टू द पावर 0 जो 1 के बराबर है, क्लियर? तो यहाँ पर सिर्फ मीटर बचेगा, तो मीटर यहाँ पर आया, तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर निकला? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। आपको यूनिट भी साथ में याद रखना है कि ये 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स के बराबर होता है। क्लियर? मीटर्स के बराबर होता है। तो आई होप कि ये लाइट ईयर है, आपको ये भी समझ में आया होगा कि लाइट ईयर क्या होता है। अब इसके बाद समझेंगे कि पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता है। तो ये सभी प्रैक्टिकल यूनिट्स है ऑफ मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स ये मैक्रोकॉस्म में जो मेजरमेंट की जाती है डिस्टेंस में या मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस जो होती है उसी के यूनिट्स होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लाइट ईयर, तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है पैरालैक्टिक सेकंड या सिंपली इसको पारसेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसेक। 1 पारसेक तो किस तरीके से इस पारसेक को डिफाइन किया गया है उसी को हम समझेंगे। 1 पारसेक क्या 1 पैरालैक्टिक सेकंड या सिंपली पारसेक इज डिफाइंड एज तो किस तरीके से डिफाइन किया गया है एज रेडियस। ये क्या होता है? ये पैरालैक्टिक सेकंड दरअसल रेडियस होता है किसका? सर्कल का। लेकिन किस सर्कल का? उस पर कंडीशंस मतलब फिक्स की गई है, उस पर कंडीशंस है। तो ये रेडियस होता है सर्कल का, लेकिन किस सर्कल का? उस सर्कल का जिसके सेंटर पर किस सर्कल का? उस सर्कल का जिसके सेंटर पर एक आर्क एक आर्क जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। आर्क जिसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो क्या करती है? वो सबटेंड करती है 1 सेकंड का एंगल। कहाँ पर? सेंटर पर।
तो पैरालैक्टिक सेकंड को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, हम इसको समझेंगे अभी बाय एन डायग्रामेटिकली इसको हम समझेंगे अभी कि इसका मतलब क्या दरअसल है। तो हम सिंपली पहले टेक्स्ट को देखेंगे कि पैरालैक्टिक सेकंड को डिफाइन किया गया है कि ये रेडियस होता है उस सर्कल का, जिस सर्कल के सेंटर पर एक आर्क जिस आर्क की लेंथ होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। जब ये आर्क सबटेंड करती है एंगल कहाँ पर? सेंटर पर। अगर ये एंगल 1 सेकंड के बराबर हुआ, तो उस वक़्त जो रेडियस आएगा इस सर्कल का वही रेडियस एक पैरालैक्टिक सेकंड होता है। आई होप ये जो ये टेक्स्ट लिखा है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसी चीज़ को मतलब समझेंगे, डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे अब। तो चलिए नेक्स्ट लेयर पर जाते हैं। इस चीज़ को डायग्रामेटिकली समझने के लिए। तो हम पहले कोई कलर चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम एक सर्कल लेंगे। एक सर्कल लेंगे। तो ये हमारा सर्कल है। ये हमारा सर्कल है। इसका कोई सेंटर होगा। चलिए थोड़ा बड़ा सर्कल लेंगे ताकि देखने में आसानी हो। चलिए ये हमने सर्कल लिया। इस छोटे सर्कल को छोड़िए, इसको हम इरेज़ करेंगे। छोटे सर्कल को हम इरेज़ करेंगे। तो चलिए इरेज़ हो गया। तो एक बड़ा सर्कल है अंडरस्टैंड करने के लिए कि पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता है? तो पहले ही पैरालैक्टिक सेकंड रेडियस होता है किसका? उस सर्कल का। रेडियस होता है उस सर्कल का जिस सर्कल की आर्क सबटेंड करेगी 1 सेकंड एंगल कहाँ पर? सेंटर पर। तो पहले हम लेंगे एक आर्क, लेकिन उस आर्क की लेंथ कितनी लेनी है? उस आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होनी चाहिए। कितनी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो चलिए यहाँ पर हम लेंगे एक आर्क, चलिए यहाँ से यहाँ तक लेंगे एक, इस आर्क को हम AB कहेंगे। तो इस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी रखनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इस आर्क की कितनी लेंथ है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये रेडियस लेंथ तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब बारी आती है यहाँ पर जो एंगल है उसकी। जो ये आर्क सबटेंड करती है एंगल कहाँ पर? सेंटर पर। मानिए कि वो एंगल थीटा सबटेंड करती है। एंगल थीटा सबटेंड करती है। अब क्या होगा? अगर ये रेडियस क्या होगा? अगर आर्क इतनी ही होगी, लेकिन इस रेडियस को हम छोटा करेंगे, ये एंगल बढ़ जाएगा। क्या होगा? एंगल इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक और सर्कल लेंगे। अब इस वक़्त हम छोटा सर्कल लेंगे। इसकी जो मतलब सेंटर यहाँ पर है। अब इतनी ही आर्क की लेंथ लेनी है। कितनी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। यहाँ से यहाँ तक आएगा। पहले आपको पॉइंट्स को नोट करना है कि एंगल किस, ये पॉइंट A है, ये B है, ये पॉइंट इस सर्कल पर यहाँ पर है। हमने इसको मूव किया इधर, सो दैट जो ये लेंथ है ये किसके बराबर आएगी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर आएगी। अब इसको जोड़ेंगे। अब कौन-सा? अब ये एंगल लेना है। तो आप डेफ़िनेटली देखेंगे कि एंगल इंक्रीज़ हुआ अगर रेडियस डिक्रीज़ होता है। वाइस वर्सा, अगर अब रेडियस इंक्रीज़ होगा, एंगल डिक्रीज़ होगा। क्या होगा? एंगल डिक्रीज़ होगा। अगर हम इससे बड़ा एक सर्कल लेंगे, इससे बड़ा सर्कल लेंगे, तो उसमें क्या होगा? जैसे ही रेडियस इंक्रीज़ होता है, जो ये एंगल है ये डिक्रीज़ होता है। जैसे ही रेडियस डिक्रीज़ होता है, जो ये एंगल है ये इंक्रीज़ होता है। अब क्या करना है? अब हम इस एंगल को फिक्स करेंगे। क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। हम देखेंगे कि हम यहीं से फिक्स करेंगे इसको 1 सेकंड।
हमें ये एंगल 1 सेकंड के बराबर चाहिए। 1 सेकंड के बराबर चाहिए, तो ये 1 सेकंड का एंगल ऑटोमैटिकली इस रेडियस को फिक्स करेगा, क्योंकि जो आर्क है वो फिक्स है, आर्क है फिक्स है। जो उस वक़्त जो रेडियस की लेंथ होगी, जब ये एंगल 1 सेकंड के बराबर होगा, उसी लेंथ को कहा गया है कि ये 1 पारसेक है। उस वक़्त जब जो ये एंगल है, ये 1 सेकंड के बराबर होगा, उस वक़्त जो रेडियस की लेंथ आएगी, वो होती है 1 पारसेक। वो लेंथ उस लेंथ को कहा गया है कि ये 1 पारसेक है। ये बाय डेफिनिशन है, सिंपली बाय डेफिनिशन। अब हम इस वो पैरालैक्टिक सेकंड या पारसेक के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। होप यू अंडरस्टूड डेफिनिशन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो चलिए अब हम डेफिनिशन की तरफ मूव करते हैं। डेफिनिशन की तरफ नहीं, अब हम कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। हमें डेफिनिशन याद तो रखनी है, लेकिन डेफिनिशन का हम मतलब वी डोंट नीड डेफिनिशन इन आवर कैलकुलेशंस, वी नीड वैल्यूज़। तो चलिए जैसा कि हमें पता है कि एज़ वी नो हम लिखेंगे एज़ वी नो, जैसा कि हमें पता है, एज़ वी नो हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो जो एंगल होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ L इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R होता है L ओवर R। क्या होता है? L ओवर R। अगर हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, इसका जो रेडियस है वो R के बराबर है, और ये जो आर्क यहाँ पर बन रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर इस आर्क की लेंथ L के बराबर है, तो उस वक़्त जो ये एंगल थीटा होता है, ये होता है L आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। ये तो पता ही होना चाहिए, और पिछली बार भी हमने लिखा था, लेकिन इन डिफरेंशियल फॉर्म। हमने कुछ इस तरीके से लिखा था, d थीटा इज़ इक्वल टू आई थिंक ds बाय r और dl बाय r, समथिंग लाइक दैट हमने लिखा था। ये वही चीज़ है, लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं। तो जैसा कि हमें पता है कि एंगल किसके बराबर होता है? L ओवर R, लेकिन डेफिनिशन में 2 चीज़ें दी गई है। डेफिनिशन में एंगल भी दिया गया है 1 सेकंड, और आर्क लेंथ भी दी गई है कितनी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। निकालना क्या है? वो रेडियस। और जब एंगल 1 सेकंड के बराबर होगा और आर्क लेंथ किसके बराबर होगी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगी, तो उस वक़्त ये कितना आएगा? ये 1 पैरालैक्टिक सेकंड के बराबर होता है। तो हम इसी को रीराइट करेंगे। दिस इम्प्लाइज़ हम लिखेंगे R इज़ इक्वल टू, हम थीटा को नीचे लाएँगे, R को ऊपर ले जाएँगे, ये आएगा बराबर L ओवर थीटा, L ओवर थीटा। तो हम तो जब ये रेडियस 1 पैरालैक्टिक सेकंड के बराबर होता है या 1 पारसेक के बराबर होता है, उस वक़्त ये लेंथ कितनी होती है सर्कल की? सर्कल की ये लेंथ कितनी होती है? बताइए? ये होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, और उस वक़्त थीटा कितना होता है? 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो पहले तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है। ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखेंगे डबल लाइन्स ऐसे, या सिंपली हम लिखेंगे इनको कट करके इस एसईसी लिखेंगे। वो स्मॉल एस वाला सेकंड नहीं लिखेंगे, एसईसी लिखेंगे। तो क्यों? तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सेकंड क्या होता है। आपने तो सुना है कि सेकंड होता है टाइम का यूनिट, लेकिन यहाँ पर तो सेकंड एंगल्स के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं। आपने क्या सुना है? सेकंड होता है किसका यूनिट? टाइम का यूनिट। लेकिन यहाँ पर हम सेकंड किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं? यहाँ पर हम इसको एसोसिएट कर रहे हैं एंगल के साथ। तो पहले एनी फर्दर जाने से पहले हमें क्या करना है? हमें समझना है कि ये सेकंड क्या है। तो इसके लिए हम रफ वर्क पर जाएँगे और समझेंगे कि सेकंड क्या होता है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द सेकंड इज़।
डिग्री तो आपको पता ही होगा कि डिग्री एंगल मेज़र किया जाता है डिग्रीज़ में, एंगल मेज़र किया जाता है। एंगल किसमें मेज़र किया जाता है? MEASURED मेज़र किसमें किया जाता है? डिग्रीज़ में, डिग्रीज़ में। और एक सर्कल, जब सर्कल की बात आती है, तो एक सर्कल में कितने डिग्रीज़ होते हैं? एक सर्कल में 360 डिग्रीज़ होती है। एक सर्कल में 360 डिग्रीज़ होती है। तो चलिए एक सर्कल लिया, एक सर्कल में कितनी डिग्रीज़ होती है? 360 डिग्री होती है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसी 360 डिग्री में 1 डिग्री को सिलेक्ट सिलेक्ट करेंगे, 1 डिग्री को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम मानते हैं कि 1 डिग्री इसके बराबर है। हम मानते हैं कि 1 डिग्री है। ये क्या है? ये 1 डिग्री है। इसी को अब हम थोड़ा ज़ूम आउट करते हैं या ज़ूम इन करते हैं। ज़ूम इन करते हैं मीन्स हम इसको एक्ज़ैजुरेट करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा बनाएँगे। इस एंगल को हम थोड़ा-सा बड़ा बनाएँगे। हम इस तरीके से इसको एक्ज़ैजुरेट करेंगे। ये है ये लाइन, अब ये है ये लाइन। हमने इसको ज़ूम इन किया, इसको बढ़ाया और ये है ये आर्क और ये है ये आर्क हमारी AB। यहाँ पर है ये आर्क AB, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम O सपोज़ करते हैं, ये O है। अब क्या करना है? ये 1 डिग्री है। अब इसी डिग्री के हम 60 पार्ट्स में इसको इस डिग्री को डिवाइड करेंगे। 60 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से। 60 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट जो खुद एक एंगल है उसको कहा गया है 1 मिनट। क्या कहा गया है? 1 मिनट हो क्लियर? जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री को डिवाइड किया जाता है कितने हिस्सों में? 1 डिग्री को डिवाइड किया जाता है 60 पार्ट्स में। तो 1 डिग्री में कितने मतलब हिस्से आते हैं, कितने एंगल्स आते हैं, छोटे-छोटे एंगल्स आते हैं, 60 एंगल्स आते हैं, जब इनको हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और जो उसमें जो 60th पार्ट है, मीन्स जो एक पार्ट है, उस पार्ट को हमने कहा है, उस स्मॉल एंगल को हमने कहा है कि ये 1 मिनट है। हमने यही से कहा है कि इस एंगल को हम 1 मिनट कहेंगे। जिस तरीके से 360th पार्ट ऑफ ए सर्कल को हमने 1 डिग्री कहा है, उसी तरीके से 60th पार्ट ऑफ ए डिग्री को हमने कहा है मिनट है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री होती है उसमें कितने मिनट्स होते हैं? 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ये टाइम के मिनट्स नहीं है, ये एंगल्स के मिनट है। उसी के बाद हमने क्या किया है? उसी के बाद हमने मिनट को भी उठाया है। ये एंगल है, ये 1 मिनट है। इस मिनट को भी हमने 60 से किया है इस तरीके से। और जो मिनट का 60th पार्ट है, मीन्स जो इसमें एक पार्ट आता है छोटा-सा एंगल, इसको हमने 1 सेकंड कहा है। 1 सेकंड कहा है। तो 60 मिनट्स या हम अगर हम 1 मिनट का एंगल लें, 1 मिनट का एंगल खुद डिवाइडेड है 60 सेकंड्स में। खुद डिवाइडेड है 60 सेकंड्स में। तो इससे ये पता चला कि 1 डिग्री कितने सेकंड्स में डिवाइडेड है? 1 डिग्री 60 इंटू 60 सेकंड्स में डिवाइडेड है। तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये सेकंड दरअसल कितना छोटा एंगल है। ये बहुत ही छोटा एंगल है। बहुत ही छोटा एंगल है और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो ये रेडियस है ये बहुत ही बड़ा होगा। तो इसमें 3600 सेकंड्स आते हैं। क्लियर? आई होप कि जो ये चीज़ है आपको अंडरस्टैंड हुई होगी
कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ये टाइम के मिनट्स नहीं होते हैं, ये एंगल के मिनट होते हैं। तो एंगल का जो यूनिट होता है, मिनट भी उसका यूनिट होता है और सेकंड भी उसका यूनिट होता है। और मिनट क्या होता है? ये होता है 1/60th पार्ट किसका? डिग्री का। 1/60th पार्ट होता है ये डिग्री का। उसी तरीके से सेकंड क्या होता है? ये 1/60th पार्ट होता है मिनट का। या हम कहेंगे ये 1/3600th पार्ट होता है डिग्री का। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिनट एंड द सेकंड। तो चलिए हम पिछली लेयर में वापस जाते हैं, जहाँ पर हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे। यहीं पर ये सेकंड आ रहा है। लेकिन अब इस सेकंड को क्या करना है हमें? इस सेकंड को हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। रेडियंस में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियंस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम वापस से तीसरी ले वापस से कहाँ जाएँगे? थर्ड लेयर में जाएँगे। इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैंने लिखा जो एक सर्कल है उसमें 360 डिग्रीज़ होती है। हम साथ ही में ये भी लिखेंगे कि एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो जब तो ये तो था डिग्री, ये तो था एंगल को डिग्रीज़ में मेज़र करने का। अब हम एंगल को रेडियंस में मेज़र करेंगे। किसमें करेंगे? रेडियंस में मेज़र करेंगे। तो एक सर्कल कितने रेडियंस का होता है? एक सर्कल 2 पाई रेडियंस का बना हुआ होता है। कितने? 2 पाई रैड का बना हुआ होता है। तो देयरफॉर क्या हम लिख सकते हैं कि जो 2 पाई रेडियंस है, जो 2 पाई रेडियंस है, ये बराबर होते हैं 360 डिग्रीज़ के। मतलब जो 2 पाई रेडियंस होते हैं, ये 360 के बराबर होते हैं, क्योंकि एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस आते हैं और एक सर्कल में 360 डिग्री। तो इससे क्या होता है? यूनिट्स कनेक्ट हो जाते हैं। यूनिट्स डिग्री को हमने कनेक्ट किया था, डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल को हमने कनेक्ट किया है द रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पाई रेडियन, तो पाई रेडियन कितना आता है? 180 डिग्री आएगा। तो क्या लिखेंगे हम? अब हमें क्या करना है? क्योंकि वहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, हमें सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियंस में। सेकंड को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? यहाँ पर हम डिग्री पहले ढूँढेंगे कि 1 डिग्री किसके बराबर है? हम इस तरीके से लिखेंगे और 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन जिसको हम लिखेंगे कि 1 डिग्री होती है बराबर पाई डिवाइडेड बाय 180 रैड के बराबर। क्लियर? अब इसको ऊपर ले जाते हैं, मतलब इसी प्रोसीजर को हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम इसी प्रोसीजर को करते हैं, इसी तो 1 डिग्री किसके बराबर होती है? पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं? पता है, 1 डिग्री में होते हैं 60 इंटू 60 सेकंड्स। 60 इंटू 60 सेकंड, जैसा कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है। 60 इंटू 60 सेकंड होता किसके बराबर है? ये होता है पाई डिवाइडेड बाय रेडियन। हम ये सभी रफ कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 1 सेकंड है, 1 सेकंड किसके बराबर आया? 1 सेकंड होता है बराबर पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड विथ 60 मल्टीप्लाइड विथ 60 रेडियन के बराबर। तो ये हमारा निकला किसका वैल्यू? ये आया हमारा किसका वैल्यू? ये आया हमारा रेडियन का वैल्यू। किसका वैल्यू आया? रेडियन का वैल्यू। तो आप इस वैल्यू को याद रखिए। अब हम इसी वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू
पाई डिवाइडेड बाय 180 into 60 रेडियन। चलिए अब हम उसी लेयर में जाते हैं। तो अब हम वापस से कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं। कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं। हुँ। तो 1 सेकंड किसके बराबर है? 1 सेकंड किसके बराबर? इसको हम थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि ये साइड में रफ वर्क किया हुआ है। ये थोड़ा-सा बोर्ड गंदा लग रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 पारसेक, 1 पारसेक होता है बराबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। याद रखना ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये एंगल का यूनिट है यहाँ पर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है? हम लिखेंगे 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कन्वर्ट किया एसआई यूनिट्स में, डिवाइडेड बाय इसी तरीके से जो ये सेकंड है, इसको भी हमने एसआई सिस्टम में लाना है। इसीलिए हमें इस सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि रेडियन में एंगल का एसआई यूनिट क्या है? वो है मतलब एंगल का एसआई यूनिट जो है, वो है रेडियन। तो चलिए, तो 1 सेकंड में कितने रेडियंस आते हैं? वापस से उसी एक्सप्रेशन को देखेंगे। कितने आते हैं? पाई डिवाइडेड बाय 180 इनटू 60 इनटू 60। तो आप इसको याद रखेंगे और याद रखने के बाद हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। कितना है? पाई, पाई डिवाइडेड बाय 180 into 60 into 60 रेडियन ऑब्वियसली। तो क्या करेंगे? अब इसी को हम इवैल्यूएट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ पर आएगा 1.496 into 180 into 60 into 60, फिर आएगा into 10 to the power 11 डिवाइडेड बाय पाई नीचे आएगा और यहाँ पर मीटर बाय रेडियन आएगा, मीटर बाय रेडियन आएगा, मीटर बाय रेडियन आएगा। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 सेकंड होता है इसके बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 1 पारसेक, 1 पारसेक किसके बराबर आता है? 1 पारसेक आता है बराबर, जब इसको हम इवैल्यूएट करेंगे, इसको इवैल्यूएट करेंगे, वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, 10 टू द पावर 16 मीटर। और ये हमारा वैल्यू बनता है किसका? पैरालैक्टिक सेकंड का। तो एक पैरालैक्टिक सेकंड किसके बराबर आया? एक पैरालैक्टिक सेकंड हमारा किसके बराबर आया? एक पैरालैक्टिक सेकंड आता है बराबर 3.1 into 10 to the power 16 मीटर, 10 to the power 16 मीटर। आप बोलेंगे कि ये रेडियन कहाँ गया? रेडियन डायमेंशन लेस होता है, इसलिए यहाँ पर हम इस रेडियन को नहीं लिखते हैं। डायमेंशन लेस क्यों होता है? आप डेफिनेशन पर जाइए। ये होता है लेंथ बाय लेंथ, लेंथ बाय लेंथ। तो इसलिए डायमेंशन लेस होता है और इस रेडियन को यहाँ पर नहीं लिखा जाता। तो एक पैरालैक्टिक सेकंड 3.1 into 10 to the power 16 होता है। इसको आपको याद रखना है। तो हमने 3 प्रैक्टिकल यूनिट्स स्टडी किए। तो एक था कौन? पहला प्रैक्टिकल यूनिट था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, उसका वैल्यू था 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। ये आपको ज़बानी याद रखना है, या 1 पॉइंट अप्रॉक्सिमेटली 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। और दूसरा हमने पढ़ा था क्या? दूसरा हमने पढ़ा था लाइट ईयर। लाइट ईयर किसके बराबर है? लाइट ईयर होता है बराबर 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। और इसके बाद हमने पढ़ा था
पैरालैक्टिक सेकंड और जो वैल्यू यहाँ से निकला है वो है 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16। तो आप पावर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा यूनिट कौन है, वो है प्रैक्टिकल यूनिट कौन है, वो है पैरालैक्टिक सेकंड। प्रैक्टिकल यूनिट सबसे बड़ा पैरालैक्टिक सेकंड होता है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इन्हीं के दरमियान रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। पैरालैक्टिक सेकंड के दरमियान मतलब रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान, प्रैक्टिकल यूनिट्स के दरमियान स्ट्रिक्टली। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। अब हम स्टडी करेंगे रिलेशन between relation between astronomical units light year and parsec parallactic second पैरालैक्टिक सेकंड इन्हीं के दरमियान हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए इन डिस्टेंसेस के हम सिंपली रेशियोज लेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम फिर से इन वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। एज क्या लिखेंगे, एज वी हैव, जैसा कि हमारे पास है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है, जरा बताइए। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है? हाँ, बताइए किसके बराबर होता है? 1.496 या सिंपली लिखते हैं 1.5 approximately into 10 to the power 11 मीटर। 11 मीटर। और इसके बाद 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? आप लिखेंगे 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। और साथ ही में 1 पैरालैक्टिक सेकंड पर सेक जिसे कहते हैं, किसके बराबर आता है? 1 पैरालैक्टिक सेकंड अभी तो पढ़ा, बताइए बताइए, होता है बराबर 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ये अब इनके रेशियोज निकालेंगे, उनसे इनकी रिलेशन निकलेगी ऑटोमेटिकली, उनसे इनकी रिलेशन निकलेगी। तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर इसके लिए हम एक और कलर का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पहले इनके दरमियान की रिलेशन को देखेंगे। एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है? एक लाइट ईयर होता है बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर ये आता है। तो इसको क्या लिखेंगे? जो ये वैल्यू निकलता है, मीटर मीटर कैंसिल हो, यहाँ पर वैल्यू कुछ निकलेगा। अगर आप इवैल्यूएट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ओवरऑल जो वैल्यू यहाँ पर निकलता है वो है 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4। तो हमें क्या मालूम हुआ कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर है? 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक लाइट ईयर में कितने होते हैं? एक लाइट ईयर में 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं। लगभग 63,000, शायद ये 63,000, हाँ 63,000 ही होते हैं। वंस टेंस 100, 1000 10,000। तो 1 लाइट ईयर में आते हैं 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम पैरालैक्टिक सेकंड और लाइट ईयर के दरमियान की एस्टैब्लिशमेंट को मतलब रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? जो छोटा यूनिट है वो नीचे लिखेंगे। पैरालैक्टिक सेकंड चूँकि बड़ा यूनिट है उसको ऊपर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 1 पैरालैक्टिक सेकंड PARS 1 पारसेक डिवाइडेड बाय 1
लाइट ईयर किसके बराबर होता है? पारसेक किसके बराबर है? 3.1 into 10 to the power 16 मीटर डिवाइडेड बाय 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। तो वैल्यू किसके बराबर आता है? वैल्यू आता है 3.26। तो इन दो वैल्यूज को आपको याद रखना है, 6.3 into 10 to the power 4 और 3.26। तो एक पैरालैक्टिक सेकंड में लगभग 3 लाइट ईयर्स आते हैं। एक पैरालैक्टिक सेकंड में लगभग 3 लाइट ईयर्स आते हैं। सो ये आता है 3.26 लाइट ईयर्स। तो ये तो थे मैक्रोकॉस्म में, मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। जब वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है, सो उन डिस्टेंसेस को मेजर जब किया जाता है, तो ये इन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पैरालैक्टिक सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम माइक्रोकॉस्म में आते हैं, माइक्रोकॉस्म में आते हैं। तो पहले जो है हम वापस से यहाँ पर देखेंगे, ये तो था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स। क्या? मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स। अब हम वापस से जो ये लेयर थर्ड है, यहाँ पर हमने इससे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की है कि लाइट ईयर किसके, तो एक पैरालैक्टिक सेकंड 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है और एक लाइट ईयर 6.3 into 10 to the power 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। 6.3 into 10 to the power 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। तो अब हम माइक्रोकॉस्म में जाते हैं, माइक्रोकॉस्म में जाते हैं, बी तो कहेंगे इन माई MICRO cosm, in microcosm measurements, MESUREMENTS, in microcosm measurements of distance, in microcosm measurement of distance we use the following units। कौन से यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है? जो पहला यूनिट होता है वो होता है 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, जिसको कहा जाता है 1 माइक्रोमीटर भी कहा जाता है इसको। और लिखा कैसे जाता है? ऐसे लिखा जाता है, या तो सिंपली म्यू लिखा जाता है या 1 म्यू एम लिखा जाता है। तो ये किसके बराबर होता है माइक्रोमीटर? 10 to the power -6 मीटर। So 1 billionth part of meter, 1 billionth part of meter। इसके बाद आती है बारी नैनोमीटर की, 1 नैनोमीटर। इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं और माइक्रोन भी कहते हैं। 1 नैनोमीटर, उसको किस तरीके से लिखा जाता है? इसको लिखा है स्मॉल एन एम। ये कितना होता है? 10 to the power -9 मीटर, 10 to the power -9 मीटर, 1 बिलियन पार्ट ऑफ अ मीटर। तो अगर हम 1 मीटर के 1 बिलियन हिस्से करेंगे, उसका जो एक हिस्सा होगा वही नैनोमीटर कहलाएगा। इसके अलावा आता है 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम कितने मतलब किसके बराबर होता है? ये आता है 1 एंगस्ट्रम को इस तरीके से लिखा जाता है, ए ऊपर सर्कल रखा जाता है, डिग्री रखी जाती है। तो ये बराबर आता है 10 to the power -10 मीटर। तो ये तो इससे भी छोटा यूनिट है, ये 10 बिलियन। तो 1 मीटर के 10 बिलियन हिस्से कर रहे हैं और वो जो एक हिस्सा है वो एंगस्ट्रम होता है। इसके अलावा आता है फेम और फर्म, इसको कहते हैं। फेम्टोमीटर भी कहते हैं और फर्म भी कहते हैं। फर्मी। इसके बाद बारी आती है फर्मी की। तो इसको जो है फेम्टोमीटर भी कहते हैं
या सिंपली फर्म भी कहते हैं और लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है 1 एफएमसी 1 एफएमसी और ये कितना होता है? ये होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो ये कुछ कॉमन यूनिट्स होते हैं डिस्टेंसेस की छोटी-छोटी लेंथ्स को मेज़र करने के लिए मीन्स छोटे-छोटे डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए इन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम का इस्तेमाल किया जाता है, फर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। फर्मी का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियस में, एंगस्ट्रम का भी इस्तेमाल किया जाता है, नैनोमीटर का इस्तेमाल भी किया जाता है। आपको यूनिट्स याद रखने हैं। 10 टू द पावर माइनस 16 मतलब माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 15 ये यूनिट्स आपको याद रखने हैं। तो ये तो थे डिस्टेंसेस के यूनिट्स। अब चलते हैं किसकी तरफ? अब हम मेज़र करेंगे जो अ, टाइम का जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, टाइम का जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है। पहले जाएँगे हम किधर? टाइम का जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, तो अब यहाँ पर हम सी लिखेंगे। नाउ फॉर क्या लिखेंगे? फॉर मेजरिंग स्मॉल periods of time. The unit used is the unit used is कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है? उस यूनिट का नाम है शेक। क्या है? शेक। कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है? शेक का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। So for measuring small periods of time, the unit used is the following. Is the following लिखेंगे। The unit used is the following. तो क्या है? 1 शेक SHAKE शेक ये कितना टाइम आता है 10 टू द पावर माइनस 8 सेकंड आते हैं ये 10 टू द पावर माइनस 8 सेकंड आता है ये 10 टू द पावर माइनस 8 सेकंड 10 टू द पावर माइनस 8 सेकंड आता है ये तो ये तो थे फॉर मेजरिंग स्मॉल पीरियड्स ऑफ टाइम इसके अलावा आता है अब आती है मास की बारी इसको आपको याद रखना है कि एक शेक किसके बराबर आता है एक शेक होता है 10 to the power minus 8 सेकंड 10 to the power minus 8 सेकंड तो चलिए अब लिखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ द मास मास के कौन-कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स है मास के कौन-कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स है तो अब लिखते हैं डी मास तो मास के प्रैक्टिकल यूनिट्स लिखते हैं मास सो फॉर क्या लिखेंगे फॉर मेजरिंग फॉर मेजरिंग heavy masses for measuring heavy masses the units used are तो कौन से यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए फॉर मेजरिंग हैवी मासेस तो हैवी मासेस को मेजर करने के लिए इन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है कौन से जो पहला है 1 टन और इसको कहते हैं मेट्रिक टन भी 1 मेट्रिक टन इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1000 किलोग्राम के। इसके बाद बारी आती है दूसरे यूनिट की, वो होता है 1 क्विंटल।
1 क्विंटल ये किसके बराबर होता है? ये होता है 100 किलोग्राम की। ये तो आपको पता ही है, टन। इसके बाद एक और यूनिट आता है स्लग, ये आपने नाम नहीं सुना होगा, स्लग। एक स्लग होता है 14.57 किलोग्राम में। और दूसरा आता है 1 एलबी, एलबी होता है यूनिट पाउंड का। तो 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 1.4536 किलोग्राम। ये सिंपली आपको याद रखना है कि 1 टन किसके बराबर होता है? 1 मेट्रिक टन होता है 1000 किलोग्राम्स के बराबर। 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम्स के। 1 स्लग किसके बराबर होता है? 14.57 किलोग्राम्स के। और 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 0.4536 किलोग्राम के। तो पाउंड लगभग आधा किलोग्राम के आस-पास ही होता है। ये तो थी मेज़र करने के लिए हेवी मासेस। और एक और यूनिट होता है, जो सबसे बड़ा यूनिट होता है फॉर मेजरिंग मास, वो क्या है? उसको कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग मास। उसको लिखते हैं 1 चंद्रशेखर लिमिट, 1 सीएलएस। ये होता है 1.4 टाइम्स the mass 1.4 times the mass of the sun, 1.4 times the mass of the sun। तो ये चंद्रशेखर, इसको क्या हुआ? चंद्रशेखर लिमिट इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो एक चंद्रशेखर लिमिट किसके बराबर होता है? 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। तो जो मास का जो सन है, उस मतलब उसको हमें 1.4 से मल्टीप्लाई करके जो हमें नंबर मिलेगा, वही 1 वो सीएलएस कहा जाता है इसको, चंद्रशेखर लिमिट। और ये बिगेस्ट यूनिट होता है फॉर मेजरिंग मास, बिगेस्ट यूनिट होता है फॉर मेजरिंग मास। इसके बाद बारी आती है, ये तो ये तो हम बात कर रहे थे फॉर मेजरिंग क्या? फॉर मेजरिंग हेवी मासेस। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर मेजरिंग फॉर मेजरिंग small masses, small masses. For measuring small masses, the unit used is, so कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है? 1, इसको पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली इसको लिखते हैं 1 यूनिट। बेहतर रहेगा इसको याद रखना, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये किसके बराबर होता है? 1.66 into 10 to the power -27 किलोग्राम। आई होप इस नंबर से आप वाकिफ होंगे कि ये मास होता है किसका? एक प्रोटॉन का। तो 1 एटॉमिक मास स्मॉल यूनिट होता है फॉर मेजरिंग स्मॉल मासेस। और किन-के मासेस को इनसे मेजर किया जाता है? फॉर मेजरिंग द मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, दैट आर प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कौन-कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस को एटॉमिक मास यूनिट में ही मेजर किया जाता है। आई होप इतना क्लियर है अब तक। ये तो था मासेस मेजर करने के लिए, टन, क्विंटल, स्लग, इसके बाद पाउंड और चंद्रशेखर लिमिट। और स्मॉल मासेस मेजर करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो ये नंबर है, ये आपको याद रखना है, 1.66 into 10 to the power -27 किलोग्राम into 10 to the power -27, ये कन्वर्जन है इनटू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे किसका ऐसा इस मतलब किसका प्रैक्टिकल यूनिट? इसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया का प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? एरिया का प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? तो चलिए एरिया का जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसको हम स्टडी करेंगे।
तो जो ई पॉइंट यहाँ पर है एरिया, क्योंकि कभी-कभार हमें क्रॉस सेक्शन भी मेजर करने पड़ते हैं। सो फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस मेजर करने पड़े। स्मॉल फॉर मेजरिंग स्मॉल areas for measuring small areas, the unit used is कौन सा यूनिट है? बारन का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। 1 बारन, बारन का यूनिट इस्तेमाल करते हैं और ये किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर -28 स्क्वायर मीटर, -28 स्क्वायर मीटर, -28 स्क्वायर मीटर। तो बारन का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेजरिंग स्मॉल एरियाज, फॉर मेजरिंग स्मॉल एरियाज। तो बारन का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बारी आती है किसकी? प्रेशर की। प्रेशर के कौन-कौन से यूनिट्स हैं? सो फॉर मेजरिंग मेजरिंग प्रेशर, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, फॉर मेजरिंग प्रेशर द the practical units used are the practical units used are कौन-कौन से यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है? जो पहला प्रैक्टिकल यूनिट है वो है टॉर, 1 टॉर। तो टॉर किसका यूनिट है? टॉर है यूनिट। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसलिए कि कभी-कभार जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमें यूनिट्स प्रैक्टिकल मतलब जो द क्वांटिटी के वैल्यूज़ देता है, वो हमें प्रैक्टिकल यूनिट्स में देता है। और उन प्रैक्टिकल यूनिट्स को हमें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू किसके बराबर है, कौन-कौन सा वैल्यू किसके बराबर होता है। तो बाय डेफिनिशन एक टॉर क्या होता है? एक टॉर 1 mm Hg, 1 mm Hg of ना 1 mm of Hg कॉलम होता है। Hg कॉलम CO LUMN 1 mm of Hg कॉलम होता है। मीन्स अगर हमारे पास मर्क्यूरी है एक ट्यूब में। अगर इसी मर्क्यूरी की जो हाइट होगी वो कॉलम में 1 mm होगी, तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है बेस पर? वही बनता है 1 टॉर। यही लिखा है कि अगर हमारे पास मर्क्यूरी का कॉलम होगा, जिसकी हाइट 1 mm होगी, तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? वो टॉर के बराबर प्रेशर एक्सर्ट करता है। दूसरा आता है 1 बार। बार भी होता है यूनिट किसका? बार भी होता है यूनिट प्रेशर का। लेकिन ये सभी कौन से यूनिट होते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। 1 बार 1 एटमॉस्फियर के बराबर होता है, जो लगभग 10 टू द पावर 5 PA पास्कल के बराबर होता है। पास्कल ऐसा यूनिट है इसका और जो बराबर होता है किसके? जो बराबर होता है 760 टॉर के। ये आपको याद रखना है कन्वर्जन्स। 1 बार 1 एटमॉस्फियर के बराबर होता है या जो 1 एटमॉस्फियर वो लगभग 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, जो ऐसा यूनिट होता है किसका? प्रेशर का। या 1 एटमॉस्फियर 760 टॉरस के बराबर होता है। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स बनते हैं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था सम प्रैक्टिकल यूनिट जो हमने मतलब अ, अब तक वही पढ़ते आ रहे थे और इस पॉइंट तक पहुँचते-पहुँचते हमने इसको कंक्लूड कर लिया है। पहले तो हमने पढ़े थे डिस्टेंस के प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होते हैं, फिर हमने टाइम के प्रैक्टिकल यूनिट्स को पढ़ा, मास के प्रैक्टिकल यूनिट्स को पढ़ा, मीन्स जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने एरिया का मतलब प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ा। हालाँकि एरिया को जो प्रैक्टिकल यूनिट है हम वो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब बात आती है न्यूक्लियर फिजिसिस्ट्स की,
वो इसी यूनिट में काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको मेजर करना पड़ता है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस को और न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस को मीटर्स में मेजर करना थोड़ा अनकन्वीनिएंट रहता है, तो इसलिए बारन्स में मेजर किया जाता है। इसके बाद शेक हमने टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ा और प्रेशर के प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़े। उसमें आता है टॉर, बार और एटमॉस्फेयर। टॉर, बार और एटमॉस्फेयर आप याद रखिए, बार और एटमॉस्फेयर अप्रॉक्सिमेटली बराबर ही होते हैं। टॉर क्या होता है? टॉर होता है 1 mm Hg ऑफ Hg कॉलम। मर्क्यूरी कॉलम का 1 मिलीमीटर मतलब हाइट अगर होगी, वो इतना 1 टॉर के बराबर का प्रेशर एक्सर्ट करती है बेस पर। और इसके अलावा हमने पढ़ा था एरिया और हाँ, एरिया का जो यूनिट है वो बारन है और जो सेकंड का यूनिट है शेक है। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हमने यहाँ तक मतलब 7 पॉइंट तक पहुँचते-पहुँचते या एफ पॉइंट तक पहुँचते-पहुँचते कंक्लूड कर लिया है। तो चलिए इसके आगे जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अ, वो जो नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वो मोस्टली रिलेटेड रहेगा जो मैट्रिक्स पावर्स होते हैं और उसमें ही हम डायमेंशनल एनालिसिस का जो लेक्चर है या जो डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। जो ये अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसमें अब लास्ट टॉपिक रह गया है वो है मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स प्रीफिक्सेस यूनिट्स के मैट्रिक्स प्रीफिक्सेस ताकि आपको समझ में आए कि आप मीटर से या किसी एसआई यूनिट से किस तरीके से बड़े-बड़े यूनिट्स को और छोटे-छोटे यूनिट्स को बना सकते हैं। उस पर ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये कंक्लूड होगा और उसके बाद हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो जो आज का लेक्चर है आई होप कि जो आज का लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा और आपने आज के लेक्चर से कुछ सीखा होगा। तो अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से, आपके सब्सक्राइब करने से इट हेल्प्स अ लॉट। इट हेल्प्स अ लॉट टू द एफर्ट्स दैट आई एम पुटिंग इन मेकिंग दीज़ वीडियोज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।